Hello students, welcome to lecture number 13 of solution. Today in this lecture we will discuss the fourth colligative property है ना, उसका नाम है osmosis and osmotic pressure. We have discussed three properties, that is RLBP, depression, freezing point and elevation boiling point. आज अपना फोर्थ प्रॉपर्टी है. ये थोड़ा सा सिंपल ही है, थ्योरेटिकल है. इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल ही होते हैं. पर उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तक पहुंचने से पहले अपन को दो तीन छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने पड़ेंगे. पहला टॉपिक है अपना सेमी परिवल मेम्ब्रेन, SPM. अभी नाम अपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा. ये क्या होता है आप बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, पर अगर नहीं जानते तो मैं इसको समझाने वाला हूँ कि क्या होता है. NCERT में इसकी थ्योरी भी गिवन है, अच्छी खासी थ्योरी लिख रखी है. तो उसमें से कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ब्रीफ नोट्स में इसको फ्रेम किया है. तो देखो सेमी परिवल मेम्ब्रेन क्या होती है. एक ऐसी लेयर, अब कैसी लेयर, किस तरह की लेयर कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन पास कर दें या सॉल्यूट पास करें या सॉल्वेंट पास करें. तो वही डिस्कस करने वाले हैं अपन कि इफ़ यू सेपरेट प्योर लिक्विड है, इफ़ यू सेपरेट प्योर लिक्विड सॉल्यूशन बाय यूजिंग मेम्ब्रेन. अब तीन पॉसिबिलिटी है आपके पास. या तो उस मेम्ब्रेन से, एक मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ. सपोज ये आपका कोई बीकर है, इसमें अपनी मेम्ब्रेन लगा रखी है ना. अभी मैं कंसनट्रेशन पे नहीं जा रहा, ये कोई मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन फिल है, ठीक है. यहाँ कोई आपका सॉल्वेंट फिल है, ठीक. अभी ऐसी लेयर है, या तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों ही पास हो जाए इस लेयर से, कि सॉल्यूट भी पास हो रहे हैं, सॉल्वेंट भी पास हो रहे हैं, ठीक है. यानी कि इसकी साइज इतनी बड़ी है, ना तो इस सॉल्यूट को रोक पा रहे हैं ना सॉल्वेंट को रोक पा रहे हैं, है ना. दोनों पार्टिकल को पास कर रहे हैं. या फिर ऐसा हो, ये इनके सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन के पोर्स की साइज इतनी छोटी हो कि ना तो सॉल्यूट पास हो ना ही सॉल्वेंट पास हो, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो रहे हैं. यहाँ पे ना तो सॉल्यूट पास हो रहा है ना ही सॉल्वेंट पास हो रहा है, ठीक है. अब ना तो इस तरह की लेयर अपने काम की है, ना ये लेयर अपने काम की है, ठीक है. अपने काम की कैसी लेयर है, थर्ड नंबर की. ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल, बस सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास हो, सॉल्यूट पार्टिकल उसमें से पास ना हो. सपोज आप लोगों ने कभी घर में चाय बनाई हो, है ना. चाय बनाते हैं अपन, उसमें सॉल्वेंट क्या है, आपका मिल्क और वाटर का मिक्सचर, ठीक है. और सॉल्यूट क्या है, आपका शुगर और टी. अब शुगर डिजोल्व हो जाएगी तो वो तो पास हो जाएगी, जब आप उसको फिल्टर करोगे टी को. तो चाय पत्ती जो होती है, टी होती है, वो आपकी पास नहीं होती है ना. अगर मैं शुगर को भी यहाँ पे हटा दूँ तो टी इज़ अ सॉल्यूट एंड आपका मिल्क एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ओके. तो जब आप उसको फिल्टर करोगे तो आपका सॉल्वेंट पास होता है, वहाँ से सॉल्यूट पास नहीं होता, ठीक है. तो देखा जाए तो सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन में ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से सॉल्वेंट पास हो, सॉल्यूट पास ना हो, ठीक है. तो उस तरह के मेम्ब्रेन में बोलेंगे अपन SPM, दैट इज सेमी परिबल मेम्ब्रेन. तो ये तीन प्रॉपर्टी में से जो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करे ना, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज में टारगेट, जो लेयर इस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करे कि सॉल्वेंट पास हो जाए पर सॉल्यूट पास ना हो, सॉल्वेंट पास हो जाए पर सॉल्यूट पास ना हो, वो कहलाती है अपनी SPM, ठीक है, सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन. ये 3 पॉइंट नोट डाउन करिए. इसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टीज और होती है कि सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन के लिए क्या होना चाहिए, जो उसके पोर्स के साइज है, जो उसके पोर साइज. अब पोर साइज में दो आता है, उसमें वो सॉल्यूट पार्टिकल के अकॉर्डिंग तो बड़ा छोटा हो और सॉल्वेंट के लिए बड़ा हो. सपोज मेरे पास क्या है, एक मिक्सचर है शुगर, एक मिक्सचर है मेरे पास शुगर प्लस वाटर का, ठीक है. सॉल्यूशन हो गया शुगर, सॉरी, ठीक है. मेरे पास शुगर प्लस वाटर है. अब देखो, शुगर का मॉलिक्यूल बड़ा होगा या वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा होगा, आप खुद बताइए. शुगर मॉलिक्यूल इज बिगर और वाटर मॉलिक्यूल इज बिगर. कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर शुगर मॉलिक्यूल इज बिगर, ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट है. पर नहीं बेटा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. शुगर में अगर आप ग्लूकोज भी अगर मैं कंसिडर करके रखूँ तो C6H12O6 होता है. तो इसका एक मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा होगा, इसका एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा सा होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है. तो देखा जाए तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है कंपेयर टू शुगर मॉलिक्यूल. ये डिजोल्व भी हो जाएगा तो इसके एक मॉलिक्यूल की साइज वाटर के एक मॉलिक्यूल से तो बड़ी ही रहेगी. और ये तो पूरा पूरा क्रिस्टल होता है एक्चुअल स्टेट में, ठीक है. जब मैं इसको सॉल्यूशन कंसिडर करता हूँ तो SPM की साइज इतनी होनी चाहिए कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को तो पास कर दे पर इसको पास ना करे, ठीक है. तो स्पोर साइज ऐसी होनी चाहिए, बिगर देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बिगर देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल but small than
सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह की कंडीशन और होनी चाहिए अपनी एसपीएम की, तो ही वो लेयर आपकी एसपीएम कहलाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब बात आती है कि एसपीएम लेयर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एसपीएम मेम्ब्रेन, कि एसपीएम मेम्ब्रेन कौन सी होती है, नेचर में कहाँ पाई जाती है, वगैरह वगैरह। तो देखो, एसपीएम मेम्ब्रेन तुम्हारी प्लांट ओरिजिन भी हो सकती है और एंड एनिमल ओरिजिन भी हो सकती है। ठीक है, पिग का जो ब्लडर होता है उससे भी तुम्हारी एसपीएम मेम्ब्रेन बनाई जाती है। ठीक है, प्लांट ओरिजिन भी और एनिमल ओरिजिन भी। हाँ, और ये सिंथेटिक भी हो सकती है। सिंथेटिक मतलब मेन मेड हो सकती है। सिंथेटिक एसपीएम का नेम तुम्हारे एनसीईआरटी में गिना है, सेलोफिन उसका आई थिंक नेम है उसका। आप उसको आप चाहो तो एनसीईआरटी ओपन करके बैठ सकते, आप चाहो तो एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। तो सिंथेटिक आपकी वो होती है, उसका सेलोफिन नाम होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेलोफाइन इज द नेम ऑफ सिंथेटिक एसपीएम। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर बीइंग एसपीएम और दिस विल बी द साइज फॉर बीइंग एसपीएम। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि एसपीएम की अगर मुझे डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करनी हो तो मैं क्या इसको कंसिडर करूँगा, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। तो देखो, एसपीएम की डेफिनेशन क्या होगी, ओनली solvent particle can pass but not the solute particle can pass through membrane, such membrane is known as SPM और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द कंडीशन फॉर एसपीएम और ये उसके डेफिनेशन, ये उसका एग्जाम्पल और ये उसका साइज वगैरह का रिलेशन है। तो ये आप इसको नोट डाउन करिए, ये पोर्शन जरूरी नोट डाउन करना, और ये वाला कंडीशन तो आपको नोट डाउन करना ही करना है। बाकी चाहे ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन करो या मत करो, बट दिस एंड दिस विल बी द नोट डाउन। तो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर मैं आगे इसको रिलेट करता हूँ कि एसपीएम और ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे रिलेट करेंगे, क्या प्रोसीजर है, कि मैंने आपको ये पढ़ाने के लिए पहले ये पढ़ाया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब अपन ने वहाँ पे एसपीएम पढ़ लिया। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं अपन, ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है ना, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। है ना, देखो डेफिनेशन से तो ये पता समझ में आया कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूशन का, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको समझते हैं ना। तो देखो, यहाँ पे मैं इसको आपको अपन ने यहाँ पे एक बीकर लिया। अब यहाँ पे अपने पास बहुत अच्छी सी अपन ने यहाँ पे एसपीएम की लेयर यहाँ पे सेपरेट करने के लिए बीच में कर ली। ठीक है, एक दीवार लगा दी बीकर में, उस वो वॉल किसकी है, आपकी एसपीएम की, है ना। तो ये मैं बोल दूंगा दिस इज एसपीएम, है ना। अब यहाँ मैंने फिल करा सॉल्यूशन, क्या फिल करा, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और यहाँ मैंने लिया ओनली सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ अपन ने लिया ओनली सॉल्वेंट। अब मुझे आप ये बताइए कि आप जो बोलते हो ना कंसंट्रेशन अच्छी है किसी सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन बेकार है किसी सॉल्यूशन की, वो किस रेफरेंस में बोलते हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के रेफरेंस में बोलते हो या सॉल्यूट के रेफरेंस में बोलते हो। तो दिस इज माय क्वेश्चन कि जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट होता है वो आप किस रेफरेंस में बोलते हो, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट और अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट। सपोज जैसे मेरे पास एक ग्लास पानी है, उसमें 1 टीस्पून आपकी शुगर है, एक अनदर ग्लास ऑफ वाटर है उसमें 2 टीस्पून शुगर है ना, और वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो आप बोलोगे कि ग्लास 2 इज़ मोर स्वीटर देन ग्लास 1, यानी कि ग्लास 2 में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज हायर देन इन द ग्लास 1। यानी कि आपने किसको रेफरेंस लिया, आपने शुगर को रेफरेंस लिया, आपने वाटर को रेफरेंस नहीं लिया, है ना। वाटर आपका सॉल्वेंट है, वो दोनों में सेम है, वो रेफरेंस नहीं लिया, आपने सॉल्यूट को रेफरेंस लिया। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन, अब बताओ यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा है, यहाँ सॉल्यूट है ही नहीं, या होगा तो बहुत कम लिया होगा अपन ने ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कंसंट्रेशन है C1, यहाँ कंसंट्रेशन है C2, और आपकी C1 बढ़ी है C2 से, वेयर C इज द कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा है, सॉल्यूट है ही नहीं। अगर सपोज मैं ले भी लेता हूँ तो बहुत कम लूँगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अब क्या होगा, अब आओ डेफिनेशन में, स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप, जो चीज़ अपने आप फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कहाँ पर है, यहाँ पर है, टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका फ्लो हो रहा है यहाँ पे, किसका, सॉल्वेंट का फ्लो,
क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, इधर कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी। किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट काफ़ी कम था, तो सॉल्वेंट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ से सॉल्वेंट इस तरफ आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। इसको एक और कंडीशन देके समझाता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका बीकर है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया SPM से। ठीक है, यहाँ मेरा 0.1 mSCl है और यहाँ पे आपका 0.01 mSCl है। ठीक है, ये C1 ये C2। बताओ कौन सी कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ भी 0.1 m का HCl, यहाँ 0.1 m का HCl, यानी कि इधर भी क्या आपका HCl प्लस H2O, इधर भी क्या आपका HCl प्लस H2O। अब मेरा क्वेश्चन है किधर क्या फ्लो होगा, तो आपका आंसर आएगा ये पोर्शन A है, ये पोर्शन B है, तो फ्रॉम B टू A वाटर विल फ्लो, B टू A वाटर विल फ्लो। क्यों, क्योंकि SPM के जो पोर्स की साइज़ है वो HCl के लिए तो क्या होगी, छोटी होगी, और H2 के लिए बड़ी होगी क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होगा। तो यहाँ से आपका क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है तो और O का साइज़ छोटा होता है, तो यहाँ से आपका वाटर फ्लो होगा फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन कंपेयर करिए अपन ने HCl की, पर फ्लो सॉल्वेंट हो रहा है। मैंने यही सीखा आपको, कंसनट्रेशन हमेशा सॉल्यूट के रेफरेंस में ली जाती है। तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट आपका लो टू हाई कंसंट्रेशन फ्लो होगा। दिस विल बी द कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस। समझ गए ऑस्मोसिस क्या होता है। अब धीरे धीरे मैं आपको ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ लाऊंगा। पहले आप ये नोट डाउन करिए कि ऑस्मोसिस ये होता है आपका। अब देखिए अपना, इसको आप B पॉइंट डाल लीजिएगा, मैंने पॉइंट नंबर नहीं लिखा था B। अब अपना C पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो मैं पहले SPM समझा है, फिर ऑस्मोसिस पे आया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ रहा हूँ। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। अब ये क्या होता है, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। डेफिनेशन से इतना समझ में नहीं आएगा, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, है ना। देखो ये आपका कंटेनर था, अभी यहाँ पे प्रेशर लग रहा है 1 atm, ओपन कंटेनर है, 1 atm इज द प्रेशर, ये भी ओपन कंटेनर है, यहाँ भी 1 atm इज द प्रेशर। तो आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। अब सपोज किसी ने आपसे बोला कि यार बच्चों आपको ऑस्मोसिस को रोकना है, ऑस्मोसिस नहीं होने देना, ऑस्मोसिस नहीं होने देना, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा करो SPM की जगह कोई यहाँ पे ऐसी लेयर लगा दो, ऐसी शीट लगा दो जिससे पार्टिकल फ्लो ना हो सके। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ, पर कोई बोले कि यार आप प्रेशर को अप्लाई करके यूज़ करो, है ना, तो मैं बोलूँगा कि जब यहाँ पे सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेवल राइज होगा, ऊपर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर राइज ना होने दूँ, मतलब यहाँ पे प्रेशर लगा दूँ, यहाँ पे मैं प्रेशर क्रिएट कर दूँ, इस जगह यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर दूँ कि ये ऊपर राइज ना हो, ये ऊपर राइज ना हो। 1 atm प्रेशर तो ऑलरेडी लग रहा था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा दूं कि ये लेवल ऊपर राइज ना हो। अगर लेवल ऊपर राइज ना होगा तो इधर के मॉलिक्यूल इधर आ ही नहीं पाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल इधर नहीं आ पाएंगे, तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, है ना। अब इस डायग्राम से एग्जाम में मैं समझाना, NCERT में अलग डायग्राम दिया हुआ है ऑस्मोटिक को समझाने के लिए, तो मैं वही डायग्राम आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। आप लोग भी इसको ड्रॉ करिए, पहले ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर उस डायग्राम को ड्रॉ करिए, है ना। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम पूरा एक साथ दिखाऊंगा, आज जब तक आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, देखो कंडीशन ऐसी है, अब मेरे पास थोड़ा बजट अच्छा है, मैं लेबोरेटरी में आ गया, पहले बिल्कुल घर में प्रैक्टिकल कर रहा था। अब लैब में क्या, मैंने कुछ इस तरह का सेटअप लिया, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, दोनों के बीच में कॉमन वॉल है, कॉमन सिलेंडर है, दोनों बीकर को कनेक्ट करता है, पाइप है, मतलब उस पाइप में बीच में लग रही है SPM की लेयर। यहाँ लिया मैंने सॉल्यूशन, यहाँ लिया सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट होगा। इसकी कंसंट्रेशन मैंने ले ली C1, ये ले ली मैंने C2, और मुझे पता है C1 बड़ी होगी C2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, अगर वाटर मेरा सॉल्वेंट है तो वाटर मेरा फ्लो होगा, है ना। अभी यहाँ पे पिस्टन है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या अप्लाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, यानी कि 1 atm। ठीक है, ये भी 1 atm। अब
आपके टीचर ने बोला कि आपको इसको रोकना है, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ताकि ये लेवल जो बढ़ रहा था वो मतलब सॉल्वेंट फ्लो हो रहा था वो फ्लो रुक जाए। तो मैं क्या करूँगा, 1 atm प्रेशर ऑलरेडी था, अब उस प्रेशर में मैं एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करूँगा, है ना। तो मैं इस प्रेशर को बोल देता हूँ यहाँ पे, इस प्रेशर का P atm प्रेशर लग रहा है मेरा यहाँ पे, प्लस पाई प्रेशर लगाया मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, तो उसको मैंने बोल दिया प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया ताकि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डाउन करूँगा प्रेशर लगा के, तो ये सॉल्वेंट जो इधर फ्लो हो रहा था वो फ्लो नहीं हो पाएगा और आपका ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो दिस पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे वो कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ मेरी क्लियर हो रही है। अगर सपोज किसी ने बोला नहीं मैं पाई नहीं लगाऊंगा, मैं पाई से ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है। सपोज मेरा 1 atm प्रेशर था और पाई की वैल्यू आ रही मेरी 0.3, है ना। 1.3 atm लगाने पे ऑस्मोसिस में रुक गया, पर मैंने सपोज 1.5 प्रेशर लगा दिया, यानी कि 0.5 ज़्यादा लगा दिया, तो क्या होगा, ये अब क्या होगा, इधर से इस तरफ पार्टिकल उल्टा फ्लो होने लग जाएंगे। अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट फ्लो होने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज आरओ। वो कंडीशन आप घर में यूज़ करते हो उसको बोला जाता है आरओ, है ना। वो मैं अलग से लिखवा दूंगा वो क्या होती है, पर अभी मेरा मेन कंसर्न है पाई का। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम द एसपीएम मेम्ब्रेन। तो ये आपकी कंडीशन है। आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए और इसमें लिखिए पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, ताकि आपका सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। नोट डाउन करिए। अब वापस अपनी मेन थीम पे, अपनी मेन थीम थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपन ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए पढ़ते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल पे सीधा डिपेंड करे। अब आप ये बताइए, यहाँ पे जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी C1 की, उतनी ही C2 से C1 बड़ा होगा तो फ्लो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आपको उतना ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं सीधा बोलूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure is colligative property, colligative property, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रही है, आपकी पार्टिकल की नंबर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि पाई आपका डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को कंपेयर करने के लिए मैं टर्म यूज़ कर सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर, और आपकी मोलरिटी भी क्या होती है, मोल पर लीटर ही होती है ना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर रिलेट कर लिया किससे, मोलरिटी से, क्योंकि कंसंट्रेशन में किससे दिखाता हूँ, मोल पर लीटर से या ग्राम पर लीटर से। ग्राम पर लीटर से स्ट्रेंथ होती है, तो मोल पर लीटर से कंसंट्रेशन आएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सीधा सीधा डायरेक्ट आपको कि जो मेरा पाई होगा वो पाई मेरा डिपेंड करेगा मोलरिटी पे या फिर कंसंट्रेशन पे। तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी मेरा यहाँ पे टर्म यूज हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे पाई के लिए कांस्टेंट रही कि टेम्परेचर वेरी कर देता हूँ तो पाई भी वेरी हो जाएगा। तो मैं जब कांस्टेंट का साइन हटाऊंगा तो पाई इक्वल टू CRT यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सेम वही इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT वाली। देखो पाई C क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन ये R और ये T, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो पाई डॉट V इक्वल टू मोल को मैं लिख दूंगा N से, R और T से। तो ये वही इक्वेशन है आपकी PV इक्वल टू NRT, जो मैं गैस इक्वेशन में यूज़ करता था, वही इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो रही है। तो पाई इक्वल टू CRT आपको ये यूज़ करना है, पाई इक्वल टू CRT इज द मेरी कंडीशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये मेरा यहाँ पे टर्म यूज़ होता है। मोल किसके ले रहा हूँ मैं, मोल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के मोल ले रहा हूँ, ना कि सॉल्वेंट के। तो ये आपको फार्मूला यूज़ करना है। C कंसंट्रेशन किसकी, आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है ना। वो इजीली आप यहाँ पे समझ जाओगे, तो इसको आपको यूज़ करना है ना। तो ये फार्मूला आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई कॉलिगेटिव। पहला आपका RLBP था, सेकंड आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। अब ये इसको कैसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले
पॉइंट अपना मिस हो गया था, उसको कवर कर लेते हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा पाई इक्वल टू CRT। पाई आपका प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ठीक है। आर आपका कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट आपने पहले भी पढ़ चुका होगा क्लास 11 में। आर की वैल्यूज यहाँ पे 0.0821 लेंगे अगर यहाँ पे प्रेशर अपना ATM में है तो, ठीक है। आर की वैल्यू 3 वैल्यूज होती है, कैलोरी के लिए होती है 2, एक आपकी जूल के लिए आती है 8.314, पर ATM प्रेशर के लिए 8.0821 लेनी है अपन को ना। और टी आपका टेम्परेचर है केल्विन में। ये सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें अपन को डीप में नहीं जाना। पाई इक्वल टू CRT। बाकी फिर अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब अपन इसका यूज़ अच्छे से सीख लेंगे कि फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है ना। तो क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मोलर मास इसका 342 ग्राम पर मोल इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 68.4 ऑफ इट पर लीटर। मतलब आपने सुक्रोज लिया 68.4 1 लीटर के अंदर, है ना, बोला उसने 68.4 ऑफ इट पर लीटर, है ना। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। अगर आप सॉल्यूशन आते हो सुक्रोज का, उसमें क्वांटिटी इतनी रखते हो, उसका मोलर मास आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आप वहाँ पे कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे कि आपका जो ऑस्मोसिस हो रहा था लोअर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन वो रुक जाए। तो अब अपन को डिटेल में पूरा डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, खाली फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू CRT। सी क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। तो पहले मोल निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस अपन मोलर मास। गिवन वेट है आपका 68.4, यहाँ पे आपका मोलर मास है 342, वॉल्यूम आपका 1 लीटर है तो 1 का एज इट इज। आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर आपको दे रखा है केल्विन में 300 केल्विन। तो बस सिंपल ये आपकी कैलकुलेशन करनी है और आपकी पाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें अपन को कुछ भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू कट जाएगी यहाँ पे सॉल्व करना, तो इसका प्रेशर आपका आ जाएगा अराउंड 4.92 ATM, ठीक है। आर की ATM यूनिट क्यों आया, क्योंकि आर की वैल्यू में ATM आता है। ATM आ रहा है, देखो आर की वैल्यू में आ रहा है लीटर ATM, है ना। तो ये नीचे लीटर है, उससे लीटर कट जाएगा, ATM यहाँ मैच हो गया। ये केल्विन है तो नीचे पर केल्विन है और मोल से मोल कट जाएगा, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो नोट डाउन करिए, ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आया 4.92 ATM। अब देखो अपनी एक नेक्स्ट हेडिंग है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फोर्थ हेडिंग है ये इस टॉपिक की। आप लोगों को याद हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉन। आइसोटोप विच ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार आर दोज विच ऑफ सेम मास नंबर, आइसोन्यूट्रॉन मैंने विच ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसी तरह से है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग वो है ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, चाहे वो टेम्परेचर, हाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो सेम टेम्परेचर पे ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आए, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम आना चाहिए, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन हो जाएगी, सॉल्यूशन विच हो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि आपका सपोज सॉल्यूशन नंबर 1 है, एक सॉल्यूशन नंबर 2 है, ठीक है। इसका प्रेशर है पाई 1, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका है पाई 2। जब कंडीशन आइसोटोनिक होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टी कांस्टेंट होगा, तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएंगे। अब पाई 1 की वैल्यू क्या होगी, C1RT, और पाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2RT, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, CRT। जब मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन लिया तो C1RT बोल दिया, सेकंड सॉल्यूशन लिया तो C2RT बोल दिया। अब मेरा T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो R से R कैंसिल, तो C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। यानी कि मोल्स, अब इसमें C1 इक्वल टू C2 यानी कि मोल पर लीटर आपका सेम है ना, कंसंट्रेशन सेम है पर मोल सेम ना हो, है ना। तो मैंने बोल दिया था कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो से मेरा मीनिंग था मोल चाहे वेरी करे पर C1 C2 की वैल्यू सेम है ना। तो C1 हो जाएगा मेरा मोल ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोल ऑफ सेकंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ N1 बाय V1 इक्वल टू N2 बाय V2। यहाँ पे N1 N2 मेरे मोल से, V1 V2 मेरे वॉल्यूम है। तो ये कंडीशन है आइसोटोनिक की, ये भी न्यूमेरिकल में पूछी जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो अपन ये भी यूज़ करना सीखेंगे। इसको नोट डाउन करिए, इसका मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन से पहले इसमें एक छोटा सा पार्ट और आता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, है ना। एक दो वर्ड आता है, एक तो आता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, एक वर्ड आता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक,
टॉनिक। अब ये दो वर्ड क्या होते हैं इसको मैं समझाता हूँ। देखो आपने सुना होगा हाइपर हाइपो, हाइपो होगा ज़्यादा के लिए और नहीं सॉरी, हाइपो और हाइपर दो वर्ड है। आप लोगों को याद हो जैसे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होते थे, उसी तरह से ये हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक तो वो हो गए मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हाइपर हाइपो में क्या होगा, अपन एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन का प्रेशर कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन से दूसरे कंपेयर करेंगे। वो कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, आप जब तक ये नोट डाउन करिए। हाइपरटोनिक का बोलेंगे, सपोज मेरे एक सॉल्यूशन है पाई वन, एक का रहा है पाई टू। अब सपोज इस पाई वन प्रेशर ज़्यादा है पाई टू से, तो ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक कहलाएगा। अगर प्रेशर मेरा कम आ रहा है तो ये सॉल्यूशन मेरा हाइपोटोनिक कहलाएगा। डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा, सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि हाइपरटोनिक क्या होता है, सॉल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या होगा, द सॉल्यूशन विच हैव लोअर at osmotic pressure than the other solution at the same temperature is known as hypertonic, है ना। तो हाइपर मीन्स ज़्यादा वाला, हाइपो मीन्स कम वाला। तो दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना हो, एक का ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एक का कम है, तो ज़्यादा वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कम वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बस इतना सा कंसेप्ट है इसका ना, तो इसको भी आप लिख लीजिए। बच्चों वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना इसमें कुछ क्वेश्चंस करने बाकी है अपन को आइसोटोनिक के और अदर अच्छे क्वेश्चंस ऑस्मोटिक प्रेशर के, और एक टॉपिक और बाकी है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये सब टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को थोड़ा बोर होगा देखने में। पर मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ने पड़ा उसको रिवाइज करिए और अच्छे से क्वेश्चन नोट डाउन करिए। मिलेंगे अपन अपने अगले वीडियो में। बाय।